दिस इज द केस ऑफ टीवीएस मोटर्स लिमिटेड। टीवीएस मोटर्स का एक फेमस केस लॉ है जो कि मद्रास हाई कोर्ट का है, और इसमें अपने को देखना ये है कि सेक्शन नंबर 31 कब लगेगा, और मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या उसको अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। सेक्शन 31 लगने का मीनिंग ये है प्लांट मशीनरी फर्नीचर इनके ऊपर जो लगने वाला डिप्रिसिएशन है, इसको डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपेयर्स। तो ये जो रिपेयर्स का जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा या नहीं। अब यहाँ पे जो केस है वो क्या है कि टीवीएस मोटर्स जो है ये बाइक बनाने वाली कंपनी है। तो इसका कैसा होता है कि बाइक्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, जो तो उनके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ उसके डाइज होते हैं। तो मोड्स और डाइज जो है ना वो कुछ पीरियड के बाद में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उनको फिर एज पर स्पेसिफिकेशन न्यू बनानी पड़ती है, नया डिज़ाइन आता है, बाइक का नया डिज़ाइन आता है, इंजन का नया डिज़ाइन आता है, उसके हिसाब से न्यू मोड्स एंड डाइज को प्रिपेयर किया जाता है। और जो डाइज वगैरह इस तरह की जो प्रिपेयर होती है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सांचा, सांचा जो तैयार होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए यूज़ होता है, और वो एक पर्टिकुलर पीरियड होने के बाद में उसको चेंज करना ही पड़ता है, तब तक वो खराब हो जाता है। फैक्ट्स ऑफ द केस: द असेसी कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटरसाइकिल spares, filed its return of income for the relevant assessment year, and after that it revised its return claiming deduction under section 31 in respect of expenditure which was incurred on a replacement of dies and molds in the place of worn out dies and molds. The claim was rejected by the assessing officer on the ground that the assessee had claimed depreciation in respect of such expenditure in the earlier years. यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो है उसका क्या कहना है कि पिछले ईयर में आपने उसको कैपिटल असेट माना है और उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो इस साल आप उसको सेक्शन 31 में लेके नहीं जा सकते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते। असेसी का बोलना क्या है यहाँ पे? असेसी ये कह रहा है डाइज एंड मोड्स आर नॉट प्लांट एंड मशीनरी, दे आर नॉट प्लांट एंड मशीनरी, बट दे आर अटैच्ड टू द प्लांट एंड मशीनरी। वो खुद प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, बट वो प्लांट एंड मशीनरी के साथ में काम करते हैं। दे आर अटैच्ड टू मेक प्लांट एंड मशीनरी फंक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। द असेसी रिलाइड on Madras High Court decision in case of super spinning mills, where expenditure on replacement of machinery parts was allowed as a revenue expenditure. Now आता है High Court का observation. The High Court referred to the Supreme Court ruling in Mahalakshmi Textile Mills Limited and observed that as long as there is no change in the performance of the machinery, the part that were replaced were performing precisely the same function, the expenditure has to be considered as current repair of plant and machinery. सही भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर अपन इसको स्टडी करें तो भी बिल्कुल सही चीज़ बैठती है कि भैया ये जो एक्सपेंडिचर है मोड्स को चेंज करने से या डाइज को चेंज करने से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या उससे आपकी मशीन का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है? इफ परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग, इफ लाइफ ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी इज इंक्रीजिंग, then we can say that it is a capital expenditure, otherwise it is a revenue expenditure, and same stand is taken by High Court, Supreme Court की जो रूलिंग थी उसको यहाँ पे High Court ने यूज किया है। In that case, the Supreme Court also observed that if grant of relief to an assessee is justified on another ground, the revenue is bound to consider such claim of granting the relief. अगर एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, if there can be two sides and one is giving relief to the assessee, then the assessing officer is bound to give relief to the assessing officer, to the assessee. Accordingly, in this case, even though the assessee has claimed depreciation in earlier years,
The claim of the assessee for the deduction of expenditure on replacement of molds and dies or current repairs is justified on the ground that there was no change in the performance of the machinery on account of such a replacement. The High Court also referred to the decision of Machado Sons, holding that when the object of the expenditure was not for bringing into existence a new asset or to obtain a new advantage, the said expenditure qualifies as current repairs under section 31. Applying the rationale of above decisions, the High Court held that molds and dies are not independent of plant and machinery, but are parts of plant and machinery. Once the dies are worn out, they have to be replaced so that the machine can produce the product according to business specifications. Thus, the expenditure incurred by the assessee towards the replacement of parts of plant and machinery to ensure its performance without bringing into existence any new asset or any new advantage is eligible for deduction as current repairs. नेक्स्ट जो केस लॉ है दैट इज ICDS. इसका नाम भी आसानी से याद हो सकता है. ICDS अभी आए थे, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड नाम से, तो उसी को याद रख सकते हैं ICDS. अब इसमें इस केस में हो क्या रहा है ये देखना. इस केस में चीज ये है कि ICDS जो है ना एक फाइनेंस कंपनी है. फाइनेंस कंपनी यहाँ पे काम क्या कर रही है, चीजें लोन पे दे रही है, बट चीजें जब लोन पे दे रही है तब उस असेट को खुद के नाम पे मेंटेन कर रही है. एग्जांपल के लिए मैं ICDS हूं और आपको एक व्हीकल खरीदना है, ठीक है. आप मेरे पास आते हो कि मुझे व्हीकल खरीदना है. मैं क्या करता हूं, आपको जो व्हीकल चाहिए ना वो मैं मेरे नाम से परचेस करता हूं और मैं आपको दे देता हूं. आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे, बट असेट इज इन नेम ऑफ मी. अपना एग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि जब तक लास्ट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट का लास्ट पेमेंट, हायर परचेस का लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो होता है वो नहीं हो जाता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. क्या बोला मैंने, जब तक लास्ट पेमेंट जो है वो नहीं हो जाता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. इसका मीनिंग क्या हो गया, असेट इज परचेस बाय मी, it is used by me in course of my business of providing finance, so I am eligible for depreciation or not. Obviously I am eligible to get the benefit of depreciation because I am using it during the course of my business. और अगर समझ लो बीच में ही वो असेट को आपने वापस एक्वायर कर लिया तो वो असेट तो अपने पास ही रहने वाली है, अपनी ही है. तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है दैट इज द सोल थिंग. एग्रीमेंट में क्या चीज लिखी हुई है, हु बिकम्स द ओनर. फैक्ट्स ऑफ द केस, द असेसी इज अ NBFC engaged in the business of leasing and hire purchases. The assessee purchased vehicles directly from the manufacturer. मतलब मैंने खुद ने व्हीकल परचेज किया है. मैं कौन हूँ, मैं हूँ ICDS. ICDS ने खुद ने व्हीकल डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है उससे परचेज किए एंड एज अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस लीज्ड आउट दीज व्हीकल्स टू द कस्टमर्स. और ये व्हीकल्स मैंने लीज पे दे दिए. आफ्टर विच द फिजिकल पोजेशन ऑफ द व्हीकल इज विद द लीजी. मतलब ICDS में हूं, मैंने आपको अगर दिया है तो फिजिकल पोजेशन आपके पास है, लीगल ओनर मैं हूं, डॉक्यूमेंट में ओनर भी मैं ही हूं. ओके. फर्दर द लीजी वेयर रजिस्टर्ड एज द ओनर्स ऑफ द व्हीकल इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट. और उसके बाद में क्या हुआ, वो व्हीकल को यूज जो करने वाला आदमी है उसके नाम पे वो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो गया अंडर व्हीकल्स एक्ट, अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट. The assessee later claimed a depreciation on such vehicles. और मैंने क्या किया, ICDS ने, मैं ICDS हूँ, मैंने क्या किया, डिप्रिसिएशन क्लेम किया है.
assessing officer disallowed the depreciation claim on the ground that the assessing officer disallowed the depreciation claim on the ground that the assessee's use of these vehicles was only by way of leasing out of the vehicles to others and not actual user, कि वो उसका actual user नहीं है, and he is not using it in the business of hire and run. The vehicle were registered in the name of leasee, जो उसका परचेस है, जिसको मैंने फाइनेंस पे दिया है. Therefore, accordingly, the assessing officer, the assessee has merely financed. इसने सिर्फ फाइनेंस किया है, financed the purchase of these assets and was neither the owner nor the user. ना तो मैं ओनर हूँ ना मैं उसका यूजर हूँ, क्योंकि डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है. Either you should be owner or you should be user of the asset. ठीक है. अब उसमें से दोनों कंडीशन भी बहुत बार सेटिस्फाई करनी पड़ती है. बहुत बार एक कंडीशन तो पूरी सेटिस्फाई और एक को अपन बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो भी वो क्लेम आपका एक्सेप्टेबल है. हाई कोर्ट का व्यू, हाई कोर्ट क्या बोल रहा है? द हाई कोर्ट वाज आल्सो ऑफ द व्यू दैट assessee could not be treated as the owner of the vehicle since the vehicle were not registered in the name of the assessee and the assessee had only financed the transaction. क्योंकि vehicle का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है? वो लीजी के नाम से है. आईसीडीएस के नाम से है क्या? आईसीडीएस के नाम से व्हीकल नहीं है, पर व्हीकल का एक्चुअल जो परचेस का इनवॉइस है ना, वो आईसीडीएस के नाम का है. यहाँ पे हाईकोर्ट ने ये व्यू लिया. द हाईकोर्ट सेड दैट assessee could not be treated as owner of the vehicle since the vehicle was not registered in the name of the assessee and the assessee had only financed the transaction. Therefore, the High Court held that the assessee was not entitled to claim depreciation. फिर ये जाता है केस सुप्रीम कोर्ट के पास में. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दो चीज़ों को टेस्ट किया. एक उसने टेस्ट किया ओनरशिप और दूसरा उसने यहाँ पे टेस्ट किया यूज. ठीक है ना, ये जो दो शब्द हैं सेक्शन 32 के, उनको यहाँ पे उसने टेस्ट किए हैं. अब ओनरशिप के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ओनरशिप जो आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे दिखाई दे रही है, वो ओनरशिप इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दैट एक्ट. जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, उस एक्ट के पर्पस के लिए वो है डॉक्यूमेंटेशन. उससे लीगल ओनर चेंज नहीं हो जाता, बिकॉज वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है इट हैज़ अ लिमिटेड पर्पस अंडर दैट रिस्पेक्टिव एक्ट. क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जो पेनल्टीज वगैरह जो कुछ हैं वो यूज़र पे होती है, जो उस व्हीकल को यूज़ कर रहा है या उसका जो ओनर है उस पर. तो एक्चुअल जो यूज़र है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. और फिर उसने यहाँ पे एक टेस्टिंग ये किया यूज़ इन द बिजनेस, कि बिजनेस में यूज़ हुआ कि नहीं हुआ. यहाँ पे जो एंगल आया वो ये आया कि मेरा फाइनेंसिंग का बिजनेस है, मैंने वो मोटर व्हीकल खरीदा और मैंने वो लीज पे दिया क्योंकि मेरा लीजिंग का बिजनेस है, तो ये मेरा एक पैसिव यूज़ है. मैं खुद उस गाड़ी को भले ही नहीं चला रहा हूँ, बट दैट इज माई पैसिव यूज़. यही चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है. The Supreme Court observed that Section 32 imposes a twin requirement, that is ownership and use, to claim the depreciation. The Apex Court further observed that as far as use of the asset is concerned, the section requires that the asset must be used in the course of a business. Asset must be used in the course of a business. Sorry. The Apex Court observed that as far as use of the asset is concerned, the section requires that the asset must be used in the course of the business. It does not mandate actual use.
एक्ट में ये कहाँ लिखा कि एक्चुअल यूज हो? एक्ट में यही लिखा ना, यूज होना चाहिए। यूज किस तरह होना चाहिए या एक्चुअल यूज क्या होना चाहिए वो तो नहीं लिखा हुआ। इट डज नॉट मैंडेट एक्चुअल यूज बाय द असेसी हिमसेल्फ। In this case, the assessee did not use the vehicle in the course of its in this case the assessee did use the vehicle in the course of its leasing business. Hence the requirement of section 32 has been fulfilled, notwithstanding the fact that assessee was not the actual user. वो एक्चुअल यूजर भले नहीं है, पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लीजिंग बिजनेस वो असेट यूज आ रही है, और यूज आनी चाहिए, इतनी ही कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट फर्दर नोटेड दैट सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट इज अ डीमिंग प्रोविजन। वो सिर्फ एक डीमिंग प्रोविजन है which creates a legal fiction of ownership. It is a legal fiction of ownership in favor of leasee only for that act, not for the purpose of law in general. क्योंकि वो जो सेक्शन पर्टिकुलरली बनी हुई है सेक्शन 230, वो उसका इम्प्लीकेशन जो है दैट इज लिमिटेड टू द मोटर व्हीकल एक्ट ओनली। No inference could be drawn from the registration certificate as to ownership of legal title of the vehicle, since registration in the name of the lessee during the period of lease is mandatory as per Motor Vehicle Act. If the lessee was in the fact legal owner, he would have claimed depreciation on the vehicle, which was not the case. क्योंकि अगर lessee जो है वो अगर एक्चुअल ओनर होता तो वो फुल यूज कर सकता था और डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, मतलब उसने भी डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है। द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट एज लॉन्ग एज द असेसी लेजर हैज अ राइट टू रिटेन द लीगल टाइटल, मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हो रही है, जो एग्रीमेंट था उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि असेसी लेजर हैज अ राइट टू रिटेन द टाइटल ऑफ द गुड्स। सो एज लॉन्ग एज lessor assessee has a right to retain the legal title against the rest of the world, he would be the owner of the asset in eyes of law. In this regard, the following provision of the lease agreement is noteworthy. Lease agreement में जो चीज लिखी हुई है उसका एक उन्होंने लाइन दिया है, the assessee is the exclusive owner of the vehicle at all point of time. ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अंदर उसमें लिखा हुआ था कि जो लेजर है वो ही उसका एक्चुअल ओनर है। द असेसी इज एम्पावर्ड टू रीपरचेज द व्हीकल इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में हम उस व्हीकल को वापस अपने हाथ में ले सकते हैं, उसका पोजीशन ले सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ लीज पीरियड जहां खत्म हो रहा है, the lessee was obliged to return the vehicle. Lessee was obliged to return the vehicle. लीज पीरियड जैसे कि अगर 10 साल की लीज पे कोई व्हीकल दिया है तो क्लॉज ये हमने उसमें डाला हुआ है कि 10 साल की लीज खत्म होने के बाद वो व्हीकल तुम जो वापस देगा, भले वो भंगार हो चुका है, फिर भी वो जो तुम मुझे वापस देगा। The assessee had a right of inspection of vehicle at all time. और assessee के पास में व्हीकल को इंस्पेक्ट करने का राइट भी था। सो ये जो 4 क्लॉजेस थे उसमें से ये समझ में आया, इट कैन बी सीन दैट प्रूफ ऑफ ओनरशिप लाइज इन लीज एग्रीमेंट इटसेल्फ वेयर क्लियरली पॉइंट्स आउट इन फेवर ऑफ असेसी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है दैट असेसी वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल लीज्ड आउट since it has satisfied both the requirements under section 32, namely ownership of vehicle and its users in the course of the business.